नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के बायोलॉजी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहेंगे रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग रेस्पिरेशन में जो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और जब रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिलीज करते हैं, वो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो करना क्या है कि कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमें लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें एयर ब्लो करना है अपने मुंह से। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये केस में अपने मुंह से एयर ब्लो कर रहे हैं। अब देखना है कि कितने देर में जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो गया। अब लाइम वाटर का क्या प्रॉपर्टी है कि यदि हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो उसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की वाइट हो जाता है। और वही प्रोसेस सेम हम दूसरे ट्यूब में करेंगे, उसमें भी लाइम वाटर लिए हुए रहेंगे, उसमें हम किसी पिचकारी या फिर सिरिंज से एयर को पास करेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि जो वाटर है जो ट्रांसपेरेंट था उसे मिल्की होने में कितना टाइम लगा लाइम वाटर को। तो यहाँ जो लाइम वाटर जो मिल्की हो रहा है वो किस कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। तो जब हम मुंह से छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें जो एयर हमारे मुंह से निकलेगा, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर हम आउट करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो इस कारण से वो जो है वो जल्दी मिल्की हो जाएगा। जबकि जो हम पिचकारी से देंगे तो उसमें एयर में ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, और भी बहुत सारे गैसेज के मिक्सचर होंगे। तो इस कारण से पिचकारी वाला जो मतलब पिचकारी से जिसे हम एयर दे रहे हैं जिस लाइम वाटर में, उसे मिल्की होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन को लेना है, उसमें कुछ ईस्ट डाल देना है और इस मिक्सचर को एक फिट कर देना है, मतलब वन होल्ड कॉर्क वाले से, मतलब एक होल रहेगा जिसमें से एक ट्यूब निकला हुआ रहेगा, और उस ग्लास ट्यूब को फिर बेंड करके हमें ले जाना है कहाँ, तो एक ऐसे मतलब एक ट्रफ में, मतलब एक नाव जैसा जो बकेट जैसा हमारा कुछ रहेगा, जिसमें कि लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रहेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इस कारण से क्योंकि थोड़ी देर अगर हमें उसे छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो खुद से वाइट कलर का हो जाता है, मिल्की वाइट। तो इस कारण से फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है, और उसमें से हम जब उस पाइप को जब गुजारेंगे जिसमें कि हम फ्रूट जूस में हम ईस्ट मिलाए हैं, तो होगा क्या कि वो थोड़ी देर बाद फर्मिनेशन होगा। वहाँ पे जो फ्रूट जूस है उसका फर्मिनेशन होगा ईस्ट के कारण, और फर्मिनेशन से होता क्या है कि बियर वगैरह बनता है। तो ये फर्मिनेशन के कारण वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी रिलीज होगा, और जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, तो न्यूट्रिशन पिछले सेक्शन में, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है, मतलब कैसे वो फूड गेन अपना प्राप्त करते हैं, और जो फूड मटेरियल है वो कैसे न्यूट्रिशन के दौरान लिया जाता है, और कैसे सेल उसका यूज करते हैं, और यूज करके जो एनर्जी मिलता है उससे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग तरीके से इन सब प्रोसेस को करते हैं, और कुछ जो हैं मतलब ऑक्सीजन को लेकर के क्या करते थे, तो ऑक्सीजन से होता क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पूरी तरीके से, और वो ब्रेक हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। कुछ दूसरे भी पाथवे हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हर एक केस में जो पहला स्टेप है ब्रेकडाउन का, वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद या तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो इसे हम कहते हैं, मतलब जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का जो हमारा ग्लूकोज है ना, वो अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाइरूवेट। मतलब पाइरूवेट का जो स्टेप है इसमें वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म में। और आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट होकर के इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो प्रोसेस है वो होता कब है, तो ईस्ट, जब हम फर्मिनेशन के दौरान ईस्ट डालते हैं किसी भी फ्रूट जूस वगैरह में, तो चूंकि ये जो प्रोसेस होता है वो होता है अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है फर्मिनेशन का। तो इस कारण से जो भी प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उन्हें हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ईस्ट जो है वो रेस्पिरेट करता है कब, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और ब्रेकडाउन जब हुआ पाइरूवेट का
कहाँ? तो ऑक्सीजन का यूज करके पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और यह जो है ये प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि 3 जो कार्बन पायरुवेट है, मतलब C6H6 था, मतलब जो हमारा ग्लूकोज था, वो अब चेंज हुआ 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। वो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का देगा और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो तो वाटर बनेगा ही। तो चूंकि ये जो प्रोसेस है वो एयर के प्रेजेंस में हुआ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, इस कारण इसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एयर का प्रेजेंस मतलब कि वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो एयर से मतलब यहां ऑक्सीजन से है। और जो रिलीज होगा एनर्जी एरोबिक प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा होगा एनारोबिक प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होगा उसके कंपैरिजन में। कभी कभी होता क्या है कि हमारे मसल सेल में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ये नहीं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यहाँ जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ग्लूकोज वहाँ भी है, तो वो भी जब ब्रेकडाउन होगा, मतलब ग्लूकोज से तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का पायरुवेट बन गया, तो यहाँ जब ये पायरुवेट ब्रेक होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड भी। और इसके कारण यहाँ जो लैक्टिक एसिड बना हमारे मसल्स में, जिसके कारण हमारे मसल्स में कभी कभी क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि थोड़ा खिंचाव जैसा हो रहा है हमारे मांसपेशियों में। तो वो किसके कारण? तो जब भी हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तब। तो ये कब होता है ऑक्सीजन की कमी? जब हम कोई वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे मसल्स में जब ऑक्सीजन का जो मात्रा है जितना पहुंचना चाहिए वो जब नहीं पहुंच पाता है, तो इस कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। तो तीनों हम देखते हैं कि तीनों जो प्रोसेस है, तो होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इस ग्राफ की मदद से, मतलब ये जो डायग्राम है, कि कार्बन 6 मॉलिक्यूल का है। अब साइटोप्लाज्म में ये क्या हुआ कि चेंज हो गया पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, और साथ में एनर्जी रिलीज हुआ। अब 3 केस बनेगा। फर्स्ट केस कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये पायरुवेट टूटेगा, तो ये कहाँ पे होता है? ईस्ट में। तो ईस्ट में जब ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। तो इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? तो हमारे मसल सेल्स में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जब पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फॉर्म होता है वाटर और एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं से मिलता है जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तब। तो जो भी एनर्जी रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, वो तुरंत यूज कर लिया जाता है सिंथेसाइज करने में। अब कौन सा चीज सिंथेसाइज होता है? तो एक तरीके का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एटीपी, वो सिंथेसाइज होता है। जो भी रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी मिला उससे वो एटीपी बनाया। और एटीपी जो है वो एक तरीके से फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए। तो वो जो भी सेल की जो बाद की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए एटीपी में एनर्जी स्टोर होकर के वो हमारे शरीर में रहता है। और इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। मतलब बहुत सारा क्या, एक तरीके से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटीपी में कितना एनर्जी होता है वो फिक्स्ड रहता है। और ये जब एनर्जी रिलीज होता है तो एक तरीके का रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि हमें हीट बाहर से देना पड़े, उस रिएक्शन के दौरान हमें हीट देना पड़े इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर कुछ भी, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ये कहाँ होता है? तो सेल में। तो इसी इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होता है जब एटीपी ब्रेक होता है। तो एटीपी क्या है? एटीपी एक तरीके से एनर्जी करेंसी है, मतलब एनर्जी की मुद्रा है जो कि सेलुलर प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। और जो एनर्जी रिलीज होता है इस दौरान, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान, वो एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। किससे? तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये कन्वर्ट होकर के एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडीपी और फॉस्फेट है, यहाँ पे एनर्जी दिए, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन था, तो एडीपी और फॉस्फेट ये मिलकर के एटीपी का निर्माण किया। उसके बाद इंडोथर्मिक प्रोसेस में सेल जो है वो
होते क्या है कि इस एटीपी का यूज करते हैं, मतलब एटीपी में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका यूज करते हैं। और जब टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, मतलब ये लिंक होता है एटीपी से, तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाता है किसके थ्रू, तो वाटर का यूज करके ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। जब एटीपी वाटर के यूज करके वो टूटेगा तब 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। और सोचिए कि जो बैटरी है वो हमें किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के यूजेज के लिए। तो ये भी ऑब्टेन करता है कहाँ से, तो मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो बैटरी से जो एनर्जी है उसका यूज करके हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी तरीके के बहुत सारे एनर्जी में हम बैटरी का यूज करते हैं। उसी तरीके से एटीपी का भी काम है हमारे शरीर में कि वो करता क्या है कि जो भी सेल्स हैं उनका यूज करके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है, और नर्वस इंपल्स जो भी कार्य करते हैं और भी जो दूसरे कार्य हैं वो होते हैं एटीपी के एनर्जी का यूज करके। जैसे बैटरी का यूज करके हम लोग बहुत सारा कार्य करते हैं ना, वैसे ही एटीपी का एनर्जी यूज करके हम बहुत सारे कार्य को करते हैं। तो चूंकि ये जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कि ये पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे, ऑक्सीजन में। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब उनके अंदर जो भी प्रोसेस होती है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, इनमें बहुत मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि प्लांट जो हैं वो गैसेज का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, तो स्टोमाटा से। तो बहुत सारे जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं हर एक सेल में, वो एयर से कांटेक्ट होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे मतलब डिफ्यूजन के थ्रू हुआ कहाँ, जहाँ की जो भी इंटरसेलुलर स्पेस है वो एयर के कांटेक्ट में रहेंगे, वहाँ जो भी एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का, वो किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन से। तो वो कर क्या सकते हैं कि वो सेल में जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं, जो भी गैसेज का एक्सचेंज होना है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही। तो डायरेक्शन जो होता है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, मतलब इन्वायरमेंट का कैसा कंडीशन है और कितना रिक्वायरमेंट है उस प्लांट को उस गैस का, उस पर भी डिपेंड करता है। तो रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उस समय CO2 जो है वो एलिमिनेट होता है, मतलब प्लांट से बाहर निकलता है, क्योंकि CO2 की जरूरत है ही नहीं, तो CO2 उसके पास बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको रिलीज करेगा। और डे के मतलब दिन के समय में जो भी CO2 जनरेट हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन से, उन सारे का यूज कर लेता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरीके से दिन में कोई भी CO2 का रिलीज नहीं होता है। और ऑक्सीजन रिलीज जो है इस टाइम में, मतलब दिन के टाइम में, वही सबसे मुख्य कार्य मतलब वर्क होता है किसका, प्लांट का। मेन इवेंट हम कह सकते हैं, मेजर इवेंट कह सकते हैं। अब जो एनिमल हैं उनमें किस तरीके से ये जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, और वो कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब टेरिस्ट्रियल एनिमल मतलब जो भूमि पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। लेकिन बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जो ज़रूरत उनकी होती है वो कहाँ से पूरी होती है, तो जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वहाँ से। तो अब एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जर्व करना है हमें एक फिश को एक्वेरियम में, किसी एक्वेरियम में, और हम देखेंगे कि कितनी बार वो अपने मुंह को बंद करता है और खोलता है, और गिल स्लिट को, मतलब उसका जो गलफरा होता है उसे भी हम देखेंगे कि वो कितनी बार बंद करता है और खोलता है। और टाइमिंग उसको देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग का, मतलब उसका माउथ और गिल का, कि क्या वो एक दूसरे से मतलब कोऑर्डिनेट करके, मतलब जिस टाइम में मुंह खुलता है उसी टाइम में गिल्स खुलता है या फिर उतनी ही बार खुलता है। और काउंट करेंगे कि कितनी बार जो फिश है वो अपने मुंह को 1 मिनट में खोला और बंद किया, और कंपेयर करेंगे हम अपने से, मतलब हम जो सांस लेते हैं उससे, कि हम भी 1 मिनट में उतने बार ही सांस लेते हैं जितनी बार मछलियां जो है अपने गिल्स को ओपन और क्लोज करती है, या फिर अपने माउथ को ओपन या क्लोज करती है। तो मछलियां जो है वो ज़्यादा बार करेंगी। अब ऐसा क्यों, तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो अमाउंट है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अगर हम देखें एयर में और
वाटर में, तो वाटर में जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो बहुत ही कम है। इस कारण से जो रेट होता है ब्रीदिंग का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो बहुत तेज होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, क्योंकि कम ऑक्सीजन है तो उन्हें ज़्यादा बार सांस लेना पड़ेगा, तब उनका ऑक्सीजन का जो नीड है वो पूरा होगा। तो फिश जो है जो वाटर में रहता है वो अपने मुंह को खोलता है और उसके बाद मुंह के अंदर वो वाटर लेता है, मतलब जो वाटर है, जिस वाटर में वो फिश रह रहा है उस वाटर को अपने मुंह के अंदर ले गया और जो उसका गलफड़ा मतलब गिल्स है उससे फोर्सली उस वाटर को बाहर फेंकता है। तो जो भी वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं वो उसके ब्लड्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है किसमें, तो फिश में। अब जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है मतलब भूमि पर रहने वाले, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लिए रेस्पिरेशन के थ्रू, और ये जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लिया गया बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग एनिमल्स के उनके द्वारा। और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में हो। तो चूंकि जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो इस सरफेस के थ्रू होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के जो भी ऑर्गन्स के जो सरफेस है वहां से, इस कारण से ये जो सरफेस है वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है, मतलब बिल्कुल समझिए कि सॉफ्ट। तो इनको अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है इन सरफेस को, तो इस कारण से इन सरफेस को बॉडी के अंदर रखा जाता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर ही सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर है, एनवायरनमेंट से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ आखिर ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे, तो यहाँ एयर पहुंचाने के लिए इन एरिया में एक पैसेज बना होता है और इसके अलावा जो भी मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू एयर जो है हमारे बॉडी में या फिर कोई भी जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में अंदर और बाहर जाता है, इसी एरिया से जाता है और जाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एयर जो है वो हमारे बॉडी में जाता है नॉस्ट्रिल के थ्रू, और एयर जो पास करता है नॉस्ट्रिल से वो फिल्टर कर लिया जाता है बहुत सारे जो फाइन हेयर्स हैं उनके द्वारा, मतलब उनको साफ कर लिया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और इसमें जो लाइन होता है उसमें म्यूकस होता है, वो क्या करता है कि इस प्रोसेस में मदद करता है। और यहाँ से एयर जो पास हुआ वो कहाँ से, मतलब नॉस्ट्रिल से जाकर के थ्रोट में गया, मतलब हमारे गले में, और उसके बाद ये लंग्स में जाता है। अब जो थ्रोट होता है उसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज बना होता है, प्रेजेंट होता है, ताकि ये जो एयर पासेज है वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब वो सिकुड़ के बंद ना हो जाए। इस कारण से उसमें होता क्या है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहता है। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहा है, ये जो थ्रोट है यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। उसके बाद बाकी और भी नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फैरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैचिया है, उसके बाद ब्रॉन्ची है, लंग्स है, रिब्स हो गया, रिब्स के बाद और भी ब्रॉन्ची हो गया, ब्रॉन्चीज हो गया, डायफ्राग्राम, उसके बाद एलोवर सैक है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एल्वली को देख सकते हैं कि किस तरीके से एल्वली है और रेस्पिरेटरी ब्रॉन्ची है, इसको एक्सपैंड करके मतलब मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लंग्स के अंदर होता क्या है कि एक पैसेज होता है जो कि डिवाइड होता है लंग्स में जाने के बाद बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में, और अंत तक ये टर्मिनेट होकर के मतलब अंत होकर के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग एल्वुली कहते हैं, और सिंगुलर अगर इसका बोला जाए तो एल्वुलस। तो एल्वुली क्या करता है कि प्रोवाइड कराता है एक ऐसा सरफेस जहां की गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, कहाँ, एल्वुली में। तो जो एल्वुली के वाल होते हैं उनमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं, और जैसा हम लोगों ने पिछले साल देखा था मतलब 9th क्लास में कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारा जो रिब्स है वो ऊपर उठ जाता है और हमारा जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी जो है वो लार्जर हो जाता है, क्योंकि जब एयर हम सक करते हैं लंग्स में तो हमारा जो लंग है वो एयर से फील हो जाता है और हमारे जो एल्वुली हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, और एल्वुली ही ऐसा साइड है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं पूरे बॉडी पार्ट से, रेस्ट बॉडी पार्ट से, वो यहीं पे एल्वुली में रिलीज हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है इसमें एल्वेलर एयर में वो ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है, एल्वेलर ब्लड वेसल्स के द्वारा, और फिर इसको बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जो एयर बाहर गया और अंदर आया वो कैसे होता है, तो लंग्स जो हैं वहां पे कुछ
जो वॉल्यूम है एयर का वो बच जाता है, जिस कारण हमें टाइम मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम, ताकि ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया जाए। किस कारण से? क्योंकि लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाते हैं। तो जो बॉडी साइज है एनिमल्स का अगर लार्ज होता है तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो पर्याप्त नहीं है कि ऑक्सीजन का डिलीवरी हर एक पार्ट्स में हो जाए। अब इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ले जाते हैं, मतलब एयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और लंग्स में ले जाते हैं और उसके बाद हर एक टिश्यू में ले जाते हैं जहां की ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से पहले ही वहां ऑक्सीजन पहुंच गया। और ह्यूमन बींग्स में अगर देखें कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हेमोग्लोबिन है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है हेमोग्लोबिन, वही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत होता है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो पिगमेंट है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो रेड ब्लड कार्पिकल्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इस कारण से बहुत सारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है किस थ्रू? तो ब्लड में डिजॉल्व होकर के ही। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो इंजीरियस है हमारे हेल्थ के लिए, और लंग कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन काउज है हमारे संसार में डेथ का, मतलब डेथ का एक बहुत जो बड़ा कारण है वो लंग कैंसर का। और जो अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जिसमें बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्किन के पार्ट्स में अगर हेयर वहां से निकलेगा तो उसे हम सीलिया कहेंगे। और ये सीलिया जो है वो मदद किस किस चीज में करता है? तो ये सीलिया मदद करता है, जर्म्स को हटाता है, डस्ट को हटाता है और भी जो दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें से उसे निकाल देता है। अब स्मोकिंग में होता क्या है कि ये जो हेयर हैं उन्हें स्मोकिंग करने में ये हेयर जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जर्म्स, डस्ट, स्मोक और भी दूसरे हार्मफुल केमिकल्स हमारे लंग्स में इंटर हो जाते हैं और जिसके कारण हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कफ होता है, मतलब खांसी होने लगता है और कभी कभी तो लंग कैंसर का भी कारण बनता है स्मोकिंग, क्योंकि वो सीलिया जो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है हमारे नॉस्ट्रिल में और भी जो अदर पार्ट्स हैं उसको वो जला करके खत्म कर देता है। तो ये हम लोग जान गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी एल्वियर जो सरफेस है वो फैला होता है, एल्वियर सरफेस मतलब जहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं, और ये कवर करता है लगभग 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। तो जब एल्वियर सरफेस 80 मीटर स्क्वायर का है तो आप सोचिए कि हमारा जो बॉडी का सरफेस एरिया होगा वो कितना ज़्यादा होगा और कितना ये इफिशियंट होगा। अगर गैस का एक्सचेंज हो इस लार्जर सरफेस एरिया से तो आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं जा पाता है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन है, उससे जाता है। तो अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता तो क्या होता? तो लगभग 3 साल लगते एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हमारे लंग्स से हमारे पैर के अंगूठे तक जाने में, मतलब 3 साल लग जाते केवल एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जाने में। अगर डिफ्यूजन से होता तो क्या हम लोग जिंदा रह पाते? तो ये बात जान करके हम लोग खुश होंगे कि हमारे पास एक अच्छा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि हेमोग्लोबिन है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है और बहुत सारी चीज़ों का ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ही देख लिया था कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और भी जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो उसे हमारे शरीर में। और ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में 9th क्लास में भी ही हम लोगों ने देखा था, जो कि करता क्या है कि हर एक बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है ब्लड और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो एक तरीके से कनेक्ट किया। तो ब्लड जो है वो फ्लूइड मीडियम है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और वो सेल्स में सस्पेंडेड होता है, मतलब उनमें सेल होता है। प्लाज्मा जो है वो करता क्या है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जो उसमें डिजॉल्व होते हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन जो कि कैरी किया जाता है रेड ब्लड कार्पस्कल्स के द्वारा, और बहुत सारे उसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट्स हो गए और
ये भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इन सब चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है। जैसे हमें अपने घर में जो टैंक है वहां पे पानी पहुंचाने के लिए एक पंपिंग सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे हम मोटर या पंप सेट कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है जो कि इन ब्लड्स को पूरे बॉडी में पंप करे। तो इस कारण से ट्यूब बिछा हुआ रहता है, मतलब हर एक जगह एक तरीके से पाइप जैसा रहता है हमारे पूरे शरीर में ट्यूब, हर एक टिश्यू तक। और एक सिस्टम बनाता है, एक नेटवर्क का सिस्टम, जो कि जब भी अगर डैमेज हो जाता है तो वो रिपेयर भी कर लिया जाता है खुद के द्वारा। जैसे हमारे पाइप में अगर लीकेज वगैरह होता है तो हम लोग रिपेयर करते हैं, वैसे हमारे शरीर में खुद से रिपेयर हो जाता है। तो हमारे शरीर में ये जो पंपिंग सिस्टम है वो है क्या, मतलब कौन जो है वो पंप करता है ब्लड को। तो हमारा जो पंप है वो है हार्ट। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ होता है। और ये हमारे बस मुट्ठी जितना बड़ा, मतलब हमारा जो मुट्ठी है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा। तो हार्ट जो है उसमें अलग अलग चैम्बर होना चाहिए ताकि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कार्बन रिच ब्लड से मिक्स ना हो जाए। तो इस कारण से कार्बन रिच ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से लंग्स से हटा लिया जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आते हैं और उसे फिर से वापस लाया जाता है, कहाँ, हार्ट में। और ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसे फिर से हार्ट क्या करता है कि पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो कहाँ से जाता है, तो जो हमारे हार्ट चैम्बर का लेफ्ट पार्ट है यानी कि लेफ्ट आर्टियम, वहाँ सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है। तो इधर लेफ्ट साइड हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट आर्टियम जब रिलैक्स होता है तो वहाँ पे ब्लड, मतलब जब कलेक्ट हो गया, पूरा इकट्ठा हो गया लेफ्ट आर्टियम में, तो वो रिलैक्स हो गया। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद तो जो ब्लड है वो अगले चैम्बर में जाएगा। कौन सा ब्लड ये जा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो लेफ्ट आर्टियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा तो वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा जब ब्लड वहां पे ट्रांसफर हो गया। और जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो पंप आउट कर दिया जाएगा पूरे बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस हुआ, सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम में गया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर के जो पार्ट्स है वहां पे पहुंचा दिया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला, वो पूरे बॉडी से अपर चैम्बर, मतलब जो राइट पार्ट का जो अपर चैम्बर है वहां पे आता है। तो राइट पार्ट का जो अपर चैम्बर है उसे हम आर्टियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। तो राइट आर्टियम में आया और जब आ गया सारा ब्लड तो वो रिलैक्स किया। उसके बाद जब राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका लोअर चैम्बर है, मतलब राइट वेंट्रिकल, उसमें चला जाएगा कौन, ब्लड। और उसके बाद जो ट्रांसफर होगा ब्लड का राइट वेंट्रिकल से, वो पंप होकर के कहाँ जाएगा, लंग्स में। मतलब पंप करता है जो राइट हमारा वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करके और भेज देगा लंग्स में, और लंग्स में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकाल लिया जाएगा और उसी ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स कर लिया जाता है। तो ऑक्सीजन जब मिक्स हो गया तो फिर वो कहाँ आएगा, तो लेफ्ट आर्टियम में आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो इस तरीके से वही जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होते रहता है। तो चूंकि वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक, तो इस कारण से जो अलग अलग ऑर्गन्स तक पंप करेगा, यानी दूर दूर तक उसे भेजना है, तो उसका जो वॉल है वो मोटा होना चाहिए। और जो आर्टियम है, आर्टियम के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल है उनका वाल जो है वो मोटा होता है। तो और इसमें बहुत सारे वेल्व्स भी लगे होते हैं, मतलब जैसे हम लोग जो पंप में जो पाइप होता है हमारे घर में सप्लाई वाटर का, उसमें हम लोग वेल्व्स लगा के रखते हैं नल जैसे, तो वो वेल्व्स रहते हैं। तो वेल्व्स क्या करते हैं कि वो जो बैकवर्ड फ्लो है वो ना हो, इसी तरीके से हमारे जो ये वॉल्स हैं, मतलब जो पंप ब्लड होता है, मतलब वेन्स और जो हमारे आर्टरीज हैं उसमें भी बहुत सारा वेल्व्स रहता है, ताकि ये जो ब्लड है वो फिर से वापस लंग्स में ही न चला जाए।
और ऑक्सीजन इंटर जब करता है ब्लड्स में, लंग्स में, तो यहाँ क्या होता है, तो सेपरेशन होता है राइट साइड का लेफ्ट साइड से। हमारा जो हार्ट है उसका राइट साइड लेफ्ट साइड से अलग रहता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिल ना पाए। और इस तरीके के सेपरेशन से ही हाईएस्ट इफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक पहुंच पाता है। मतलब जो ऑक्सीजन जितना हमें ज़रूरत होता है वो हाईएस्ट एफिशिएंट, मतलब इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं रहता है। तो ये जो है वो एनिमल्स के लिए यूजफुल है, वैसे एनिमल्स के लिए जिन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, हम लोग जैसे मैमल्स हो गए, जिन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनको ऑक्सीजन मिलता है, तभी वो एनर्जी उनको मिलता है। और एनिमल्स जो हैं जो कि एनर्जी का इतना यूज नहीं करते हैं इन प्रोसेस का, तो उनका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, तो बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करता है। और इस तरीके के एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो एम्फीबियन और बहुत सारे रेप्टाइल। तो जो बाहर के टेम्परेचर से, मतलब इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उनके हार्ट में हमारे जैसा 4 चैम्बर नहीं होता है। तो जो भी एम्फीबियन है और बहुत सारे रेप्टाइल हैं, उनका जो है हार्ट का केवल 3 चैम्बर ही होता है, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जबकि अगर मछली की बात करें, फिश की, तो उसमें केवल 2 ही चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में, और ब्लड जो पंप किया जाता है गिल से, वहीं पे वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। मतलब उसे ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसमें लंग्स होता ही नहीं है, गिल्स में ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ये डायरेक्टली पास होता है कहाँ, तो जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं फिश में, वहाँ। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो मछलियों में अगर कहा जाए कि हार्ट में केवल एक ही बार जाता है, मतलब पूरा जो एक साइकिल है ब्लड के सर्कुलेशन का, उसमें केवल एक ही बार जाता है हार्ट में मछलियों में। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे मतलब वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें हर एक साइकिल में ये 2 बार जाता है, 2 बार हार्ट में गया। तो इसे हम लोग इस कारण से, जब 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में गया, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग ब्लड प्रेशर को देखते हैं। तो जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करता है हमारे जो वॉल होते हैं, मतलब वेसल्स के, मतलब जिससे वो जाता है, आर्टरीज या वेन्स, जिससे भी ब्लड पास कर रहा है, उसके वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे ही हम लोग ब्लड प्रेशर जानते हैं, ब्लड प्रेशर के नाम से। और ये जो प्रेशर है वो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है वेन्स के कंपेरिजन में। अब क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है ब्लड का इनसाइड द आर्टरी, मतलब आर्टरी के अंदर, वो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। और जो प्रेशर अब आर्टरी में हुआ कब, वेंट्रिकुलर डिसोलेट के समय, यानी रिलैक्स जब हुआ, तो उसे हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसका 2 टाइप हुआ, मतलब एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो वो है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर है, यानी ये रिलैक्सेशन के टाइम होता है, ये है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर हम लोग करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हाइपरटेंशन भी होता है, जिसके कारण आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसमें ब्लड के फ्लो में रेजिस्टेंस होता है, मतलब रुकावट आ जाता है, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण आर्टरीज में रैप्चर आने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है। तो जब प्रेशर अधिक होता है, ब्लड का प्रेशर, उस टाइम। अब जो ट्यूब्स, यानी जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्टरीज और वेन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्टरीज जो है वो वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है।
क्योंकि ब्लड इमर्ज होता है हार्ट में तो हाई प्रेशर होगा, इस कारण से आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होता है और इलास्टिक वॉल होता है। वेन्स जो है वो पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये हार्ट तक लाते हैं, इस कारण इनका थिक वॉल नहीं होता है क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रेशर ब्लड का नहीं होता है। तो इनके अलावा अब इनमें वेल्व्स भी लगे होते हैं ताकि ब्लड जो फ्लो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरे डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो ना होने लगे। और जब ये ऑर्गन या टिश्यू में पहुंचता है तो आर्टरी जो है वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होने का कारण क्या है कि जो ब्लड है उसका कांटेक्ट हर एक सेल से हो पाए। और जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं जिनके पास वॉल है वो एक सेल जितना मोटा ही उनका वॉल का थिकनेस होता है, और इन्हें हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। और जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और सराउंडिंग, जो बाहर के जो सेल हैं और ब्लड में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं थीन वॉल के क्रॉस होता है। अब जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन होते हैं वेन्स से, और उसके बाद ये ब्लड को ले जाते हैं हर एक ऑर्गन या टिश्यू से बाहर। मतलब जब वेन्स से जुड़ गए तो वेन्स का काम क्या है कि ब्लड को ले जाना, कैरी करके ले जाना, और आर्टरीज का काम हर एक बॉडी पार्ट्स तक या फिर जो टिश्यू है सेल है वहां तक ब्लड को पहुंचाना। अब मेंटेनेंस बाय प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स किस तरीके से मेंटेनेंस करता है, तो अगर ऐसा होगा कि अगर जो ट्यूब है हमारा जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब है उसमें अगर लीक हो जाए तो क्या होगा। तो सोचिए अगर ऐसा सिचुएशन होता है जब हम इंजर्ड होते हैं, मतलब हमें चोट वगैरह लगती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो नेचुरली ब्लड के पास ऐसा कैपेसिटी है कि वो इस लॉस को, मतलब ब्लड का जो लॉस है उसे कम करे। इसके अलावा लीकेज जो है उसमें होता क्या है कि अगर लीक होने लगा कहीं से तो प्रेशर जो है उसका भी कमी हो जाएगा, जिसके कारण जो इफिशियंसी है, मतलब ब्लड जितना पहुंच पाता है हमारे हार्ट तक, मतलब पंपिंग सिस्टम का जो इफिशियंसी है वो भी कम हो जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए, इसे रोकने के लिए ब्लड में प्लेटिलेट सेल होते हैं जो कि बॉडी के चारों तरफ सर्कुलेट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो भी लीक है उसे भर देते हैं। तो भरते कैसे हैं, तो प्लेटलेट के मदद से जो हमारा खून है वो थक्का हो जाता है, क्लॉट जम जाता है जहां भी हमारा इंजरी होता है। तो हम देखते हैं कि कहीं भी अगर कट छिल जाता है तो थोड़ा ब्लीड होने के बाद वहां पे वो जम जाता है, तो इसी प्लेटलेट्स के कारण। अब नेक्स्ट जो एक कंपोनेंट्स है उसे लिम्फ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो लिम्फ है वो किस तरीके से बनता है इसके बारे में हम जानेंगे और ये क्यों यूजफुल है। तो एक अनदर टाइप का फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में शामिल होता है, इसे हम लोग लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो जो भी वॉल्स में पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं कैपिलरीज में, वहां से कुछ अमाउंट प्लाज्मा का, प्रोटीन का और ब्लड सेल का वहां से निकल करके जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं टिश्यू में वहां चला जाता है, और वहां जाकर के ये टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ का निर्माण करता है। और ये जो फ्लूइड होता है वो सिमिलर ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, मतलब ब्लड जैसा इसमें रंग नहीं होता है और इसमें ब्लड जितना प्रोटीन भी नहीं होता है। लिम्फ जो है वो वहां से ड्रेन होकर के लिम्फेटिक कैपिलरीज तक जाता है। कहां से, तो इंटरसेलुलर स्पेस से, जो कि ज्वाइन करता है बड़े बड़े लिम्फ वेसल से, मतलब इंटरसेलुलर से लिम्फेटिक कैपिलरीज तक गया, और कैपिलरीज जो है लिम्फेटिक कैपिलरीज वो लार्ज लिम्फ वेसल से जुड़ा होता है, और फाइनली ये जाकर के कहाँ मिलता है, तो लार्जर वेन्स में। तो लिम्फ जो है वो कैरी क्या क्या करता है, तो लिम्फ में डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स रहता है, जो कि इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब किया जाता है और जो फूड डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ये ड्रेन करता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसे वहां से निकालता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, और फिर से उसे ले जाकर के ब्लड में मिक्स कर देता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम देखेंगे तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि प्लांट्स जो है वो सिंपल कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर करने के लिए, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन्स की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन्स कौन है, प्लांट्स का, तो ये है लीव्स। और जो दूसरे काइंड्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं जो कि
प्लांट्स के बॉडी को बनाने में ज़रूरत होती है वो लिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा। अब प्लांट जो है उनका सबसे नियरेस्ट जो और सबसे ज़्यादा सोर्स वाला जो मटेरियल है वो क्या है, सॉइल, और सॉइल से ही उन्हें रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी जो दूसरे मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति होती है। तो इन मटेरियल्स का जो एब्जॉर्प्शन है इन सब्सटेंस का वो होता कैसे है, तो कांटेक्ट के थ्रू, दूसरे पार्ट कांटेक्ट के थ्रू, जो कि सॉइल से कांटेक्ट है, जो प्लांट का पार्ट, यानी कि सॉइल से कांटेक्ट प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो रूट से होता है। यदि डिस्टेंस सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स का और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स का अगर कम हो तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र है वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू ही हो सकता है प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। लेकिन यदि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट्स का डिजाइन अलग अलग तरीके से होता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो पर्याप्त नहीं है। डिफ्यूजन से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लीव्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, और ना ही डिफ्यूजन से रूट्स तक जो एनर्जी क्रिएट हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो ना ही एनर्जी रूट्स तक पहुंचेगा। तो इस कारण से एक प्रॉपर सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो जरूरी है इस तरीके के सिचुएशन के लिए। कहाँ, तो प्लांट्स में। तो एनर्जी की ज़रूरत जो होती है वो अलग अलग बॉडी डिज़ाइन, मतलब प्लांट्स के जो अलग अलग बॉडी डिज़ाइन है उस पर निर्भर करती है। अब प्लांट जो है वो मूव नहीं करते हैं, इस कारण से प्लांट्स को ज़्यादा जो प्रोपोर्शन होता है प्लांट्स का वो डेड सेल होता है। बहुत सारे टिश्यू में प्लांट्स में डेड सेल्स होते हैं, जिसके कारण प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका होता है। क्योंकि कम एनर्जी की ज़रूरत होता है तो एनर्जी धीरे धीरे प्लांट्स में फ्लो होता है, और जो डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो ऑपरेट किया जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। जबकि बहुत बड़े जो प्लांट्स हैं, जो कि लंबे पेड़ होते हैं, इनमें डिस्टेंसेज जो होती है वो बहुत दूर दूर तक होती है। अब प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो करता क्या है कि एनर्जी जो स्टोर होते हैं उन्हें मूव करता है लीव्स से रॉ मटेरियल्स को, मतलब लीफ से एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट करता है, और रूट से रॉ मटेरियल्स को। और ये जो दोनों पाथवे जो हैं जिस तरीके से बनाए गए हैं ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, मतलब अलग अलग जो स्वतंत्र कंडक्टिव ट्यूब है वहाँ से ये दोनों पाथ होता है। मतलब रॉ मटेरियल्स रूट से आता है अलग पाथ से, और जो लीव्स में जो एनर्जी स्टोर है वो दूसरे पाथ से सभी पार्ट्स में जाता है। तो एक जो है इसमें जाइलम है जो कि करता क्या है, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेकर के जाता है, और जो दूसरा है वो फ्लोएम है, वो करता क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट हुआ जो लीव्स में है उसे सिंथेसाइज्ड करके प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है। तो इसके बारे में हम लोग 9th में देख चुके थे। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम टिश्यू में वेसल और ट्रांचीड जो होते हैं वो रूट्स में से जुड़े होते हैं। मतलब जाइलम टिश्यू जो है वेसल से, और रूट का जो ट्रांचीड है उससे जुड़ा होता है। उसके बाद स्टीम से जुड़ा होता है, लीव्स से जुड़ा होता है, मतलब सब से वो एक दूसरे से जुड़ करके एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाता है, जिसके कारण वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनते हैं और वो प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक जाते हैं। और रूट पे सेल जो होते हैं, जो कांटेक्ट होते हैं सॉइल के, वो करते क्या है कि एक्टिवली सॉइल से आयन ले लिए। अब आयन वो ले लिए तो डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो गया आयन के कंसंट्रेशन में, मतलब रूट में जो आयन है वो ज़्यादा है और सॉइल में जो आयन का मात्रा है वो कम है। तो इस कारण से वाटर जो है वो होता क्या है कि मूव करता है रूट से, मतलब सॉइल से वो रूट की ओर जाता है। किस कारण से, तो ये जो डिफरेंस है उसको हटाने के लिए। इसका मतलब हुआ क्या कि स्टीडी, मतलब लगातार मूवमेंट होते रहता है वाटर का, कहाँ, तो रूट के जाइलम में, जिसके कारण एक कॉलम का निर्माण होता है, जिसके थ्रू ये जो वाटर है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर पुश किया जाता है। जबकि ये जो प्रेशर है वो उतना पर्याप्त नहीं है कि वाटर जो है वो हाइट तक जा पाए प्लांट्स में। तो प्लांट जो है और दूसरे भी एक स्ट्रेटजी को अपनाते हैं जिससे कि जाइलम से वाटर जो है वो ऊपर की ओर जाता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट जो है प्लांट बॉडी का वहाँ तक जाता है। तो अब इसको देखेंगे कि और कौन सा स्ट्रेटजी जो है वो प्लांट अपनाता है। तो अगर हम प्लांट को पर्याप्त मात्रा में अगर पानी देते हैं तो कुछ जो पानी है वो स्टोमाटा के थ्रू रिप्लेस भी कर दिया जाता है, जाइलम वेसल से लिया जाता है और वो जो लीफ में स्टोमाटा है वहाँ से
वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। तो वास्तव में होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इवोपरेशन होता है, जो लीफ में जो सेल रहते हैं वहाँ से, उसके कारण ही मतलब वहाँ से वाटर जा रहा है तो वो सक्शन होता है, मतलब वहाँ से वो वाटर को सक करता है, जिसके कारण वाटर जो है वो ऊपर की ओर जाइलम सेल से, मतलब रूट का जो जाइलम सेल है उससे ऊपर की ओर वाटर जाता है। और ये जो वाटर का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये एरियल पार्ट्स में, मतलब प्लांट्स का वैसा पार्ट जो एयर के प्रेजेंट में रहता है वहाँ से होता है। और यही जो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, यानी इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। और जो ट्रांसपिरेशन है वो मदद करता है एब्जॉर्प्शन में, उसके बाद जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का उसमें, और जो मिनरल डिजॉल्व्ड होते हैं इसमें वो रूट से लीव्स की ओर जाते हैं। और ये और भी किस में मदद करता है, तो ट्रांसपिरेशन से होता क्या है कि प्लांट्स का जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है, क्योंकि वहाँ से जब वाटर वेपर रिलीज होते हैं प्लांट से, जब वो ऊपर जाते हैं तो साथ साथ थोड़ा हीट एनर्जी भी लॉस होता है, क्योंकि उसे इवोपरेशन के लिए हीट एनर्जी चाहिए तभी वो इवोपरेट होगा। तो ये जब इवोपरेशन होता है तो प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो कूलिंग इफेक्ट भी होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब ये जो है वो और मदद करता है किस में, तो ये मदद किया टेम्परेचर रेगुलेशन में। अब जो इफेक्ट हुआ रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रात में, क्योंकि दिन में तो स्टोमाटा जो है वो खुलता है और बंद होता है, तो खुलता बंद होता है जिसके कारण वो सक करता है वाटर को और भी जो दूसरे मटेरियल्स हैं उसे, तो दूसरे सब्सटेंस वो रूट से लीव्स की ओर जाता है। लेकिन रात में तो वैसा होता नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो डाइरिविंग मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम के थ्रू, वो दिन में ही होता है, रात में नहीं हो पाता है। अब ट्रांसपोर्ट किस तरीके से फूड और दूसरे सब्सटेंस का होता है उसे हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का प्लांट्स में। अब हम कंसीडर करेंगे कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को जिसमें कि प्रोडक्ट्स बना, तो पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बना वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग पार्ट्स में। तो वो मूव करेगा कहाँ से, तो लिप्स से, क्योंकि लिप्स में ही बनता है जो फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, वो लिप्स में ही, और उसके बाद लिप्स में बनने के बाद ये प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक जाता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स का, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसे हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। और ये होता है किसके थ्रू, तो वेस्कुलर टिश्यू की मदद से, जिसे हम लोग फ्लोएम, यानी कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो जाइलम से और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम से। अब इन प्रोडक्ट्स के अलावा, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बने, फ्लोएम जो है वो और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो एमिनो एसिड और भी दूसरे सब्सटेंस को वो ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो सब्सटेंस हैं वो डिलीवर्ड हो जाते हैं कहाँ, तो स्पेशली जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं रूट्स का, वहाँ पे जा करके, उसके बाद फ्रूट्स में, सीड्स में, और जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जाते हैं ये सब्सटेंस, यानी एमिनो एसिड और भी जो दूसरे सब्सटेंस जरूरी हैं वो वहाँ चले जाते हैं। अब जो ट्रांसलोकेशन हुआ फूड का और भी जो दूसरे सब्सटेंस का, वो सीवी ट्यूब्स में होता है, जिसके हेल्प से, मतलब कैसे होता है, तो एडजेसेंट कंपेनियन सेल होते हैं दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, जिससे कि जो फूड और जो दूसरे सब्सटेंस है उसका ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो जाता है। और जिस तरीके से जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, उस तरीके से फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एनर्जी के द्वारा, मतलब एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे होती है। तो जो सुक्रोज जैसा जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है फ्लोएम में, फ्लोएम टिश्यू में, और इसमें एनर्जी जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से लेता है, वो एटीपी से। और जो इसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, कहाँ, तो टिश्यू का, जिसके कारण वाटर जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो है फ्लोएम का वो वहाँ पे जाता है उन टिश्यू में जहाँ की कम प्रेशर हो, कम प्रेशर वाले टिश्यू में खुद से जो भी मटेरियल्स हैं वो जाने लगते हैं। इसके कारण फ्लोएम जो है वो मटेरियल को प्लांट्स की जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग फ्लोएम से उन मटेरियल को वो फ्लो करवाता है। जैसे कि अगर स्प्रिंग सीजन में हम देखें, बसंत ऋतु में, तो जो भी शुगर स्टोर रहता है रूट्स और स्टीम टिश्यू में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बर्ड्स में, मतलब बर्ड जो कली
पेड़ पौधे में लगते हैं बसंत ऋतु में, वहाँ जहाँ की एनर्जी की ज़रूरत होती है उस बर्ड्स को ग्रो करने में, तो जो भी शुगर स्टोर है वो चला गया बर्ड्स में। अब एक्सक्रिएशन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो मटेरियल्स है, जो रेसिडुअल मटेरियल्स है बच गया, जो अनयूजफुल है, जो हार्मफुल है, वो कैसे बाहर निकलेगा। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से गैसियस वेस्ट जो है उसे फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें और भी कुछ मटेरियल जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसे भी निकालने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर से, जैसे कि नाइट्रोजीनियस मटेरियल है जिसे हटाने की ज़रूरत होती है हमारे शरीर से, और भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेज हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाने में, उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है इन कार्यों को करने के लिए, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो वेस्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनके बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है सराउंडिंग वाटर में या फिर जो जिस सरफेस में वो है। और हम लोगों ने दूसरे प्रोसेस को भी देखा है, मतलब कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स रहते हैं, तो एक्सक्रिएशन के लिए भी अलग ऑर्गन होगा। अब एक्सक्रिएशन जब हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, ये यहाँ पे ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक जोड़ा किडनी होता है, उसके बाद यूट्रेरस हुआ एक जोड़ा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हुआ और यूरेथ्रा हुआ। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं, तो किडनी जो है वो एब्डोमेन में लोकेट होता है, यानी बैकबोन के दोनों साइड में छोटा छोटा किडनी होता है। उसके बाद यूरिन जो किडनी में प्रोड्यूस हुआ वो पास होता है यूरेटर्स से, कहा जाता है यूरेटर्स से पास होकर के तो यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ ये जाकर के स्टोर हो जाता है जब तक कि यूरेथ्रा से इसे निकाल ना दिया जाए। अब यूरिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो पर्पस है यूरिन का मेकिंग का वो होता क्या है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे फिल्टर कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा, जैसे कि CO2 जो है वो रिमूव होता है हमारे ब्लड से लंग्स में, उसी तरीके से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो हमारे किडनी में ब्लड से हटा दिया जाता है। और इसे जान करके सरप्राइज भी नहीं होना है कि जो किडनी है वो बेसिक फिल्ट्रेशन का यूनिट है हमारे शरीर में, और उसी तरीके से जैसे कि लंग्स जो है वैसे ही हमारा किडनी भी है। और किडनी जो होता है वो बहुत सारे पतले पतले वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का एक तरीके से समझे कि गुच्छा होता है, और हर एक कैपिलरीज क्लस्टर में किडनी जो है वो कप शेप्ड के होते हैं इंड में, और इंड में वो क्वाइल जैसा ऐसे क्वाइल जैसा बन जाता है, जिसे हम लोग बॉमन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जहाँ की फिल्ट्रेट यानी जो छना हुआ चीज़ है वो इकट्ठा हो जाता है। और हर एक किडनी में इन बहुत सारे नंबर्स के फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, वो बहुत नज़दीक पैक्ड होते हैं। कुछ जो सब्सटेंस हैं वो इनिशियल फिल्ट्रेट होते हैं, मतलब शुरू में ही छन जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, साल्ट हो गए, और बहुत सारा वाटर जो है वो पहले से ही छन करके बाहर चला जाता है और फिर से वो एब्जॉर्ब किया जाता है यूरिन में और वो ट्यूब से बाहर निकल जाता है। अब जो अमाउंट है वाटर रीअब्जॉर्ब का वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर हमारे शरीर में है, यानी जितना एक्सेस वाटर हमारे शरीर में रहेगा उतना ही वो बाहर निकलेगा, और किस तरीके से जो डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो जो भी यूरिन हमारे शरीर में बनता है वो बहुत ही लंबा ट्यूब से होकर के गुजरता है, जो कि है यूरेटर, जो कि कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। अब यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में तो हमारा जो ब्लैडर है वो एक्सपैंड हो जाता है, और उसके बाद उसका जो पैसेज है वो कहाँ तक, तो यूरेथ्रा तक रहता है। अब ब्लैडर जो है वो मस्कुलर है, इस कारण से ये हमारे नर्वस कंट्रोल में रहता है। तो नर्वस कंट्रोल मतलब वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन के बारे में हम लोग जाना था, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में है, जिस कारण हम जब भी चाहें मतलब यूरिनेट करने का मतलब इस पर हमारा कंट्रोल होता है। ये नहीं कि आया और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया यूरिन तो अब तुरंत निकालना ही है, वैसा नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल किडनी, जिसको कि हम हेमोडायलिसिस
के नाम से जानते हैं। तो किडनी जो है वो हमारे जिंदा रहने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शंस, इंजरी या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के कारण किडनी जो है वो अपने कार्य को कम कर देता है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारे शरीर में पॉइजनस वेस्ट की संख्या बढ़ने लगती है और इसके कारण किसी भी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस केस में किडनी फेल्यूर हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ये आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होता है जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से हटाता है, हमारे ब्लड से हटाता है डायलिसिस के प्रोसेस से। और आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल लाइनिंग उनमें बने होते हैं और उनमें एक टैंक लगा हुआ रहता है जिसमें कि डायलाइजिंग फ्लूइड जाकर के इकट्ठा होता है। ये फ्लूइड जो है वो सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे ब्लड में रहता है उसी तरीके का, लेकिन इसमें बस एक चीज़ है कि यहाँ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उसे हटाया नहीं जा सकता है। अब जो पेशेंट हैं जिनसे ब्लड पास होता है इन ट्यूब्स के थ्रू, तो इन पासेस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड्स के वो डायलिसिंग फ्लूइड्स में पास हो जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो फिर से वापस उस पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। सिमिलर फंक्शन, मतलब ये जो डायलिसिस है वो सिमिलर मनुष्य के जो किडनी है उसी की तरह काम करता है, लेकिन केवल अंतर क्या है कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और नॉर्मली अगर हम देखें कि कोई भी अगर हेल्दी एडल्ट इंसान है तो शुरुआत में वो उसका जो किडनी है वो लगभग 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर करता है, जबकि ये जो वॉल्यूम है वो 1 से 2 लीटर चेंज हो सकता है अलग अलग इंसान में, क्योंकि यहाँ जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट हैं वो फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किडनी ट्यूबल्स के। तो कुछ जो जैसे 180 लीटर बना ना, तो 1-2 लीटर मान लीजिए कि वो एब्जॉर्ब कर लिया फिर से, तो इस कारण से 1-2 लीटर कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, किस तरीके से प्लांट जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर छोड़ते हैं। तो प्लांट जो है वो कम्प्लीटली अलग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं एक्सक्रिएशन का, एनिमल्स के कंपेयर में बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी होता है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरेट होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्लांट जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डील करते हैं, और वो जब एक्सेस वाटर उनमें होता है तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसे भी बाहर कर देते हैं। और भी जो दूसरे वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के, उनमें जैसे बहुत सारे टिश्यू में उनमें वो कन्वर्ट हो जाता है डेड सेल में, और अगर कुछ लूज पार्ट्स वो रह गया तो वो लीव्स के थ्रू वो बाहर चला जाता है। तो बहुत सारे प्लांट जो हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेलुलर वैक्यूल्स यानी सेल में जो बीच का जो जगह रहता है वहाँ पे इकट्ठा रहता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लीव्स में भी जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस कारण जो लीव्स हैं प्लांट्स के वो पीले हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो हटाना है। और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होते हैं प्लांट्स में रेसिन और गम्स के थ्रू। ये स्पेशली कहाँ होते हैं तो ओल्ड जाइलम में। अब प्लांट जो है वो कुछ वेस्ट को एक्सक्रेट भी करता है हमारे चारों तरफ के जो सॉइल हैं उसमें। तो यहाँ ये जो आपके चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।